हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इलीगल एग्रीमेंट्स को, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स को हम अगली वीडियो में जानेंगे। आप जानते ही होंगे कि अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसका वन ऑफ द पार्ट है इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट। तो वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट को हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे हर एक चीज विद रिगार्ड टू इलीगल एग्रीमेंट्स। तो दोस्तों, सेक्शन 23 कहता है कि फॉर अ वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एसेंशियल दैट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। आप जानते होंगे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जरूरी है कि कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल हो। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि क्या पर्पस के लिए वो एग्रीमेंट एंटर किया गया है, और कंसिडरेशन का मतलब होता है जो चीज आप दूसरे के लिए करते हैं इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। जैसे कि मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको अपना टीवी 1000 रुपए में बेचूंगा, जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, वो टीवी जो मैं आपको दूंगा, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, वो अमाउंट 1000 रुपए का जो आप मुझे देंगे। कंसिडरेशन के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई भी है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। और लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि क्या पर्पस है। कई बार कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एक ही एग्रीमेंट में एक ही चीज भी हो सकते हैं, कि कंसिडरेशन भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो। जैसे कि बाय चांस अगर मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट करूं जिसके अंदर मैं आपसे कुछ पैसे उधारी पे लूं, तो दोस्तों उधारी पे जो पैसे लिए गए हैं वो कंसिडरेशन भी हुआ, उसके साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या था, पर्पस क्या था, उधारी पे पैसे लेना। तो इस केस में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एक ही चीज हो गए हैं। तो दोस्तों, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स के अलग अलग एसेंशियल्स हैं, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगली वीडियो में नहीं, सॉरी, अगले पार्ट, मतलब जो अभी आने वाली है स्लाइड, उसमें जानेंगे। तो अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा विद रिगार्ड टू इलीगल एग्रीमेंट, कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इलीगल एग्रीमेंट हो पर उसके लिए आपको पनिशमेंट ना मिले आईपीसी के अंतर्गत। पर कई बार ये भी हो सकता है कि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड तो होता ही है, मतलब वो डिक्लेयर नल एंड वॉइड तो हो ही जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको आईपीसी के अंतर्गत पनिशमेंट भी दी जाए। तो वो किस टाइप का इलीगल एग्रीमेंट था उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको अभी हम जानेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, उनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। सारे वॉइड एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, उनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब दोस्तों जानते हैं हम कुछ इलस्ट्रेशंस। जैसे कि पहले इलस्ट्रेशन है कि ए प्रोमिसेस टू मेंटेन बी's चाइल्ड एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए 1000 रुपीज ईयरली फॉर दैट पर्पस। तो इसमें ए ने बी को प्रॉमिस किया कि उसका जो बच्चा है उसको वो मेंटेन करेगा। आप मानिए कि वो जॉब पे जाती थी, तो पीछे से वो उसकी खातिरदारी करेगा, मेंटेन करेगा उस बच्चे को। जिसके बदले बी ने बोला कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, उस बंदे के लिए क्या कंसिडरेशन हुई, वो 1000 रुपए जो उसको मिलेंगे। और दूसरे बंदे के लिए क्या कंसिडरेशन हुआ, जो वो उसको मेंटेन करेगा उसके बच्चे को। तो इसमें ना ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ना कंसिडरेशन अनलॉफुल है। और ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं इस केस में क्या होगा, तो क्या पर्पस के लिए एंटर किया गया है, अपने बच्चे की मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो अगेंस्ट द लॉ नहीं है, ये तो अनलॉफुल नहीं है, तो ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्योंकि इसमें जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है बच्चे का मेंटेनेंस, वो भी लॉफुल है। जो कंसिडरेशन है 1000 रुपए देना या बच्चे को मेंटेन करना, वो भी लॉफुल है, तो ये इलीगल एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। वही बात करते हैं कि एबीसी तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये जो हमें मुनाफा होगा ना किसी और बंदे के साथ फ्रॉड करके, उसको हम आपस में बांट लेंगे। तो पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसी के साथ फ्रॉड करना, और उस फ्रॉड की रकम जो आएगी उसको बांट लेना। और कंसिडरेशन क्या है, वो जो रकम आएगी। वही ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, फ्रॉड करना जिससे कि रकम आए। तो इसमें जो फ्रॉड किया गया है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, किसी के साथ फ्रॉड करना इट इज ऑफकोर्स अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल तो नहीं होता किसी के साथ धोखाधड़ी करना, 420 करना। तो ये एग्रीमेंट जो होगा वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। अब तीसरी इलस्ट्रेशन देखते हैं, जिसमें ए ने बोला कि भाई तेरे को सरकारी नौकरी चाहिए ना, मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवाऊंगा, तू मुझे 1000 रुपए दे दे इसके बदले। तो सरकारी नौकरी किसी की लगवाना, ये कंसिडरेशन हुआ किसके लिए, दूसरे बंदे के लिए। तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, क्योंकि किसी को सरकारी नौकरी में दाखिल करवाना थ्रू अनलॉफुल मींस, ये तो इलीगल एग्रीमेंट हुआ। और एक कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हुई बी के लिए, क्योंकि वो गलत तरीके से सरकारी नौकरी में नौकरी चाह रहा था। तो इस केस में ये भी इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर लॉफुल या फिर कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है, वो अगर उनमें से कोई भी चीज अनलॉफुल होती है तो उस एग्रीमेंट को इलीगल माना जाता है।
एज पर सेक्शन 23। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन चीजों को, किन किन ऑब्जेक्ट्स को लॉफुल नहीं माना जाता, अनलॉफुल माना जाता है। कि अगर बाय चांस वो जो आपने एग्रीमेंट किया है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, वो लॉ उसको फॉरबिड करता हो, उसके लिए मना करता हो, या फिर एग्रीमेंट ऐसे नेचर का है कि वो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई लॉ का प्रोविजन है उसको डिफीट करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, या फिर पर्पस जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि फ्रॉड कमिट किया जाए, जो एग्रीमेंट है वो फ्रॉड्यूलेंट है, या फिर एग्रीमेंट का पर्पस ये है कि किसी को इंजरी पहुंचाई जाए, या फिर उस बंदे को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर अगर कोर्ट उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को मानता है कि वो इमोरल है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इन डेप्थ अभी जानते हैं कि क्या क्या इसका मतलब है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या हुआ। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ उसकी मनाही करता हो कि भाई ऐसा करना मना है कानून में, तो अगर उसके रिगार्डिंग आप कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो उसको इलीगल माना जाएगा। जैसे कि आप लिकर नहीं बेच सकते, आप शराब नहीं बेच सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो अगर बाय चांस मेरे पास लाइसेंस है, दूसरे के पास नहीं है, मैं उससे बोलूं कि भाई मैं और तू एग्रीमेंट करते हैं, तू मेरी शराब बिकवा, तू बेच जाके बाहर दुकानों में, घरों में, और उसका जो पोर्शन होगा, जो उसका बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, 10% तेरा। अब मैं उसको देने से अगर मना कर दूं ये 10%, तो क्या वो इन्फोर्स कर सकता है इस एग्रीमेंट को? नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या फिर कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, वो इलीगल एग्रीमेंट है, क्योंकि आप बिना लाइसेंस के शराब नहीं बेच सकते। ऑल्दो मैं जो बेच रहा हूँ ठीक है, पर मैं दे किसको रहा हूँ? बी को, और बी आगे कहां बेच रहा है? बिना लाइसेंस के बेच रहा है। तो इस केस में ये अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट माना जाएगा, ये इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। पर कई बार दोस्तों ये भी होता है कि कई बार किसी स्टैट्यूट का, किसी लॉ का पर्पस ये नहीं होता कि उसको मना किया जाए, बल्कि पर्पस ये होता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। कई बार ऐसे भी कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक केस था बनारसी दास वर्सेस शकुंतला। तो इसमें क्या था कि कानून ने मना किया था, कोई भी टेनेंट, जैसे मैं मकान मालिक हूं और आप मेरे टेनेंट हो, तो कानून ने यह मना किया था कि अगर बाई चांस मैंने अपनी लीज पे दी है दुकान आपको, तो आप आगे किसी तीसरे बंदे को वो लीज पे नहीं दे सकते। मतलब आप सब टेनेंट नहीं बना सकते, आप सब लीज नहीं कर सकते उसे कि आपको मैंने दी है और आप किसी और को किराए पे दे दें, जब तक मैं उसके लिए कंसेंट नहीं दे दूं, जब तक मकान मालिक ही ना बोले कि ठीक है भाई आगे दे दो। अब उस बंदे ने क्या किया, उसको उठा के किसी और को दे दी दुकान लीज पर, और मुझे नहीं बताया, मेरा कंसेंट नहीं लिया, मैं मकान मालिक को मेरा कंसेंट नहीं लिया और उसको तीसरे बंदे को लीज पे दे दिया। तो पर्पस क्या था कानून का? कानून का पर्पस ये नहीं था कि सब लीज को मना किया जाए कि नहीं ये तो फॉरबिडन है, आप लीज पे दूसरे को सब लीज क्रिएट कर ही नहीं सकते। बस पर्पस ये था कि कंसेंट ले लिया जाए लैंडलॉर्ड का, और अगर आप कंसेंट नहीं लेते तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है, या फिर मकान मालिक चाहे तो आपसे खाली करवा सकता है दुकान। तो ये जो एग्रीमेंट इस बंदे ने किया है, ये जो लीज पे दुकान दी है तीसरे बंदे को, तो बंदा चाहे तो उससे तो रेंट कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि फॉरबिडन नहीं था, मनाही नहीं थी इस बात की कि आप लीज पे नहीं दे सकते। बस बात ये थी कि कंसेंट आप ले लीजिए लैंडलॉर्ड का। अगर आप कंसेंट नहीं लेते हैं लैंडलॉर्ड का, तो ये जो आपने सब लीज की है ये तो वैलिड है, आप जरूर उससे रेंट लेते रहिए, पर आपके ऊपर अगर मकान मालिक चाहे तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करवा सकता है या अपनी दुकान खाली करवा सकता है। तो कई बार ये भी होता है कि लॉ जो क्रिएट होता है वो एक एक्ट को फॉरबिड करने के लिए क्रिएट नहीं होता। जैसे कि इस केस में ये मनाही नहीं थी कि आप सब लीज नहीं बना सकते, पर इसलिए क्रिएट होता है कि भाई अगर आपने वैसे नहीं किया जो प्रोविजंस मेंशन्ड है, तो वो जो आपने किया है वो तो ठीक माना जाएगा, पर अगर मकान मालिक चाहे तो आपसे पेनल्टी ले सकता है या फिर दुकान खाली करवा सकता है। तो उस केस में वो जो तीसरा एग्रीमेंट उसने किया है इस बंदे ने, इस केस में वो तो वैलिड है, वो वॉइड नहीं माना जा रहा है, पर मैं अगर चाहूं तो उससे पेनल्टी या फिर दुकान खाली करवा सकता हूं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। कोई प्रोविजन है लॉ का और उस प्रोविजन के खिलाफ जाके अगर कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसको इलीगल माना जाता है। जैसे कि किसी बंदे ने क्या बोला, कोई सरपंच बना 5 साल का, और जो दूसरा बंदा उसके खिलाफ लड़ रहा था उसे बोला कि सुन भाई एक काम करते हैं, हम फालतू में आपस में क्यों लड़े। उसने उसके साथ ये कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मुझे जीतने दे, मेरे खिलाफ इलेक्शन मत लड़, मैं तुझे 2 साल सरपंच बने रहने दूंगा, 5 साल में से 2 साल तू सरपंच बनियो और 3 साल मैं बनूंगा। तो ये एग्रीमेंट इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, क्योंकि ये इलेक्शन लॉज के अगेंस्ट आता है, क्योंकि इलेक्शन शुड बी फेयर, और इस केस में तो इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा, क्योंकि उस बंदे ने एक तरीके से उसे, आप मानिए एक तरीके का वही दी है, लालच दिया है, और प्रोविजंस इलेक्शन प्रोविजंस के अगेंस्ट है, क्योंकि इलेक्शन शुड बी फेयर। तो ये प्रोविजंस ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, तो इस केस में इलीगल माना जाएगा। वहीं एक और केस था डी सेल्वम वर्सेस बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु का। इसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने बोला दूसरे को कि भाई सुन, तू ना
मेरे खिलाफ केस वो मतलब इलेक्शन, तुम मेरे लिए वोट्स जुटा, मेरे लिए लोगों को कन्विंस कर कि तेरी जगह मुझे वोट दें, जिससे कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, शायद बार उसमें बार काउंसिल थी स्टेट की, उसके लिए इलेक्शन था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है बार काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें मैं इलेक्ट हो जाऊं एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। और अगर मैं इलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं 5 साल पूरे होने से पहले अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा, फिर तू बन जाना मेरी जगह, या फिर तू और मैं साथ में मिलके इस पोस्ट का निर्वहन करेंगे, इस पोस्ट पे इस पोस्ट के जो ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में क्या माना गया कि भाई ये सेक्शन 8 जो है एडवोकेट्स एक्ट का, उसके अगेंस्ट जाता है, तो इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो ये इलीगल एग्रीमेंट माना गया था जो इस बंदे ने दूसरे के साथ किया था, कि तू मेरे खिलाफ इलेक्शन मतलब मेरे फेवर में वोट जुटा, और मैं या तो 5 साल होने से पहले ही क्विट कर दूंगा, फिर तू इस पोस्ट पे आ जाना, या फिर हम साथ में मिलकर इस पोस्ट की जो ड्यूटीज है उनको परफॉर्म कर लेंगे। तो अगर आप कोई प्रोविजन ऑफ द लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो वो भी इलीगल एग्रीमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रॉडुलेंट पर्पस। एन एग्रीमेंट मेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस इज इलीगल। जैसे कि अगर ये हो कि किसी से मैंने उधारी पे ली, और मैंने उधारी पे इसलिए लिया था जिससे कि मैं उसके साथ फ्रॉड कमिट कर पाऊं, मेरा कभी भी मोटिव इंटेंशन ये नहीं था कि उसको पैसे मैं वापस दूं, मैंने वो पैसे उधारी पे लिए इसलिए थे जिससे कि मैं उस बंदे के साथ फ्रॉड कर पाऊं। या फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज होती हैं जो टैक्स कलेक्शन करती है, उनको साथ में कोई फ्रॉड करूं और कोई एग्रीमेंट ऐसा एंटर करूं जिससे कि उनके अगेंस्ट फ्रॉड कमिट हो पाए, तो उसे भी इलीगल एग्रीमेंट माना जाता है। जैसे कि मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन दूंगा, आप समझिएगा इसका मतलब फ्रॉडुलेंट पर्पस का, कि अगर बाय चांस एक ऐसा हो कि मैं और आप हैं, तो एक गवर्नमेंट के लिए टेंडर निकला है, गवर्नमेंट का कुछ काम है उसके लिए टेंडर निकला है, पर आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको ना भरें और मुझे ये टेंडर मिल जाए, तो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मैं और तू एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, तू ये टेंडर मत भर, ठीक है, जिससे कि मुझे मिल जाए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, तो आप एग्री कर जाते हैं। तो इसमें मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंने कोई फ्रॉड किया है, ये तो मैंने कॉम्पिटिशन था, तो कॉम्पिटिटर को बोला कि तू मेरे से पैसे ले ले, इस टेंडर को मत भर। पर अब दूसरी कंडीशन आप समझिए, अगर बाय चांस ऐसा होता कि मुझे ये टेंडर मिल रहा था 5 लाख रुपए में, पर मैं चाहता हूं कि इस टेंडर को मैं कम से कम कीमत में ले लूं, मेरे ऊपर जो खर्चा लगे, या फिर जो ये मेरे को माल मिल रहा है सरकार के द्वारा टेंडर के थ्रू, ये कम रेटों पे मिल जाए, तो मैं उसका जो मैनेजर होता है गवर्नमेंट का, उसको घूस दे देता हूं थोड़ी, कि भाई सुनो, ये काम मेरा 2 लाख रुपए में करवा दो, और जो 2 लाख, जो 3 लाख रुपए बचते हैं वो तुम रख लो, पर ये काम मेरा 2 लाख रुपए में करवा दो, ये जो माल दे रही है गवर्नमेंट थ्रू अ टेंडर, वो मुझे 5 लाख की जगह 2 लाख रुपए में दिलवा दो। तो इसमें क्या हुआ, मैं फ्रॉड कमिट कर रहा हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उसके जो मैनेजर है, जिसके हाथ में सब कुछ है ये टेंडर, उसको मैं घूस दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे वो जो माल है जिसकी कीमत असल 5 लाख है, जिसमें वो गवर्नमेंट बेचना चाह रही है, पर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके मैनेजर को घूस देके, जिससे कि वो माल मुझे 2 लाख रुपए में मिल जाए। तो इस केस में इलीगल एग्रीमेंट हुआ जो मैंने इसके साथ किया, मैनेजर के साथ। पर उससे पहले वाले केस में किसी के साथ मैंने फ्रॉड नहीं किया, ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन में दूसरे को बोल दे कि इतने पैसे रख, ये टेंडर मत भर, और वो मान भी गया, तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ उसमें, किसी को लॉस पहुंचाने के लिए वो नहीं किया गया, तो वो तो वैलिड होगा, वो इलीगल नहीं होगा। पर ये सेकंड वाला जो केस है, ये इलीगल एग्रीमेंट होगा। अब बात करते हैं इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी। बाय चांस अगर ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट कोई किया जाए जिसमें मैं दूसरे को बोलूं कि सुन, उसको असॉल्ट कर दे मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, या फिर उसका मर्डर कर दे मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये इलीगल एग्रीमेंट हुआ। अगर मैं बाय चांस नहीं देता वो 1 लाख रुपए, तो बंदा चाहे तो जा सकता है कोर्ट में, नहीं अगर वो बंदा चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं, पर कोर्ट इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करेगी, बल्कि उसको उठा के जेल में डाल देगी कि भाई तूने उसको मर्डर कैसे किया। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसका इंटेंशन या फिर जो उसके थ्रू एक्ट करवाया जा रहा है वो ये है कि दूसरे को इंजरी पहुंचाई जाए या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल माना जाता है, उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट में जाके। अब आता है इमोरल। इमोरल क्या होता है कि वैसे लॉ कई चीजों को इमोरल बोलता भी है और कई चीजों को नहीं भी बोला जाता, तो पर कानून ये कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर ऐसा है जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो इमोरल है, जिसका पर्पस इमोरल है, तो उस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो इलीगल एग्रीमेंट ही माना जाएगा। पर इमोरल एग्रीमेंट के लिए आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। जैसे अगर एग्रीमेंट ये है कि किसी को इंजरी पहुंचाई जाए या प्रॉपर्टी पहुंचा कि उसकी डैमेज पहुंचाया जाए प्रॉपर्टी को, तो उस केस में तो ऑफ कोर्स आप किसी को जेल पहुंचा सकते हैं कि भाई तूने कैसे उसका मर्डर कर दिया। पर वहीं जब हम इमोरल पर्पस की बात करते हैं, तो इमोरल पर्पस के लिए आपको जेल तो नहीं हो सकती, पर उस एग्रीमेंट को वॉइड जरूर माना जाएगा, उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता कोर्ट में जाके। जैसे कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया जिसमें बोला कि ठीक है मैं आपको अपनी बेटी हायर करने दे रहा हूं टू बी केप्ट एज अ कॉन्क्यूबाइन,
कॉन्क्यूबाइन क्या होता है कि उसमें इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होता है उस बंदे के साथ, पर शादी वादी का कोई सीन नहीं होता। तो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है आप मेरी बेटी को कॉन्क्यूबाइन के तौर पे रख लो और मुझे इतने पैसे दे दो। तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा क्योंकि इसका पर्पस जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इमोरल है। अब बात करते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो एक्शन या वो एग्रीमेंट, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई एक्ट तब माना जाता है जब वो सोसाइटी एट लार्ज को इंजरी पहुंचा रहा हो। और उसके अलग अलग हेड्स हैं, जैसे कि ट्रेडिंग विद एन एनिमी। अगर कोई हमारा एनिमी, कोई ऐसा नेशन है जिसको हमने एनिमी नेशन लेबल किया हुआ है, तो अगर आप वहां के किसी बंदे के साथ कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं या कोई धंधा व्यापार करते हैं, तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, बिकॉज इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। या फिर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस का मतलब क्या है कि जैसे कोई पुलिस वाला है, उसको मैंने घूस दे दी कि भाई सुन मेरे खिलाफ केस मत रजिस्टर कर, या फिर कुछ और मत कर, ये काम मत कर कि मेरे जैसे वो दुकान पे आया तो मेरी दुकान पे कस्टम्स का छापा पड़ना था। अब मैंने क्या किया, उसको घूस दे दी कि भाई घूस ले लो, मेरे खिलाफ छापा मत मारो। तो जो मैंने इसको घूस दिया है, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता और ये इलीगल माना जाएगा बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि ट्रैफिकिंग है इन पब्लिक ऑफिसेस, मतलब पब्लिक ऑफिशियल है, एक पुलिस वाला, एक कस्टम ऑफिसर, उसको मैं घूस दे रहा हूँ, उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ जिससे कि वो मेरे ऊपर छापा ना मारे। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट समझा जाएगा और ये इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। या फिर मैं इंटरफेयर करता हूँ विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे कि मेरी दुकान खाली करवाने के लिए मैंने इलीगली तौर पे कब्जा किया हुआ था, तो कोर्ट ने पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई इसकी दुकान खाली करवाओ, मतलब इस बंदे को खाली करवाओ इसकी दुकान से और इसका सामान वामान बाहर फेंको। अब मैं क्या करता हूँ कि पुलिस के पास जाता हूँ, बोलता हूँ भाई आज मत आना, अभी मत आओ, मत करो इन्फोर्स, जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसको इन्फोर्स मत करो, ये 5-6 लाख रुपए मेरे से रखो और इस बंदे को ऐसी फिरते रहने दो, मेरे से दुकान खाली मत कराओ, मेरा सामान मत फेंको दुकान से बाहर। तो इसमें क्या हुआ, आई इंटरफेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या कहता था कि दुकान खाली करवाओ, पर मैंने उसके साथ इंटरफेयर किया। तो जो एग्रीमेंट मैंने किया है ये इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो दोस्तों ये सब हेड्स हैं विद रिगार्ड टू इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अगली वीडियो जो कि अपलोड होगी ऑन वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, उसको भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।